नाजरीन, आज की ये वीडियो आपको चौंकाने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एक ऐसे शख्स की हिम्मत के बारे में जिसने ना तो जहाज उड़ाकर खुद को साबित किया और ना किसी अंडर सी मिशन पर कामयाबी हासिल की, बल्कि सुनने में एक बहुत सादे से एडवेंचर पर निकला। लेकिन ये एडवेंचर इतना सादा और सीधा नहीं जितना सुनने में लगता है। जी हाँ, आपने यकीनन पुरानी हिस्ट्री से मुतालिक सुना ही होगा कि डेव नाम के एक शख्स ने पूरी दुनिया में पैदल चलकर इसे क्रॉस किया था, जिस मकसद में उसने समंदर को क्रॉस करने के लिए हवाई जहाज का सहारा लिया था। दुनिया को पार करने के लिए उसने एक पॉइंट से तकरीबन 27,000 किलोमीटर तक का सफर तय किया था। ये कहानी भी अपने आप में हैरान कुन और दिलचस्प थी, लेकिन जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया एक ऐसे शख्स का जिसने डेव को भी पीछे छोड़ दिया और निकला एक मुकम्मल पैदल सफर पर, जिसके दौरान उसने अभी तक 47,000 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय कर लिया है और अभी भी आगे सफर जारी किए हुए है। नाजरीन, इस रिकॉर्ड तोड़ वॉकिंग का सफर तय करने वाले शख्स का नाम कार्ल बुश भी है। अपने अभी तक के सफर के दौरान इस शख्स ने 25 कंट्रीज समेत 6 डेजर्ट्स और 7 माउंटेन रेंजेस से होते हुए 27 साल का वक्त दिया है। कार्ल का मकसद पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है, वो भी पैदल। आखिर कैसा था ये सफर और आगे कैसा होने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक टू अम्मार इन्फॉर्मेटिव। नाजरीन, कार्ल बुश भी जो कि इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं और एक एक्स पैराट्रूपर भी रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड वाइड पैदल चलकर रास्ता अबूर करने का फैसला 1 नवंबर 1998 को किया। उस वक्त उन्होंने सिर्फ $500 अपनी जेब में रखकर चिली के एक छोटे शहर से अपना सफर शुरू किया। इस मिशन का नाम उन्होंने गोलायथ एक्सपेडिशन रखा था। इस मिशन के शुरुआत से उन्हें पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके रशिया जाना था और फिर वहां से एशिया को क्रॉस करते हुए इंग्लैंड वापस आकर अपने ही होम टाउन पर सफर खत्म करना था। इस सफर के फासले की बात की जाए तो ये 58,000 किलोमीटर का सफर बनता है। नाजरीन, कार्ल ने अंदाजा लगाया कि वो अगर एक दिन में 19 किलोमीटर तक चले तो वो अपना ये सफर 8 साल तक मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन ये सफर उनके प्लान के एन मुखालिफ था, क्योंकि इस सफर में आने वाली मुश्किलात की वजह से ये सफर 8 साल तो क्या 27 साल तक के अरसे में भी खत्म नहीं हुआ। नाजरीन, कार्ल के इस सफर के 2 बड़े सख्त रूल्स थे, जिसमें से एक ये कि वो कोई भी सवारी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी किसी भी मोटराइज्ड गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा। जबकि दूसरा रूल ये कि अगर उन्हें कहीं बीच में किसी भी वजह से रुकना पड़ा तो वो अपने पैर के आखिरी प्रिंट से ही दोबारा अपना सफर शुरू करेंगे। ये रूल्स वैसे तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इनकी वजह से कार्ल को तन्हाई, वीजा की परेशानी और मौत के खौफ को झेलना पड़ा। कार्ल के सफर का पहला कदम साउथ अमेरिका से शुरू हुआ था, जहाँ गर्म मौसम और जंगली रास्तों समेत सख्त चैलेंज शुरू से ही उन्हें देखना पड़ गया था। कार्ल पैसिफिक ओशन के कोस्टल इलाकों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे और जिस चीज ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया वो था सेंट्रल अमेरिका का रेनी वेदर। पैटागोनिया में शदीद ठंड और ठंडी हवाओं का उन्हें शुरुआत में ही सामना रहा और उसके बाद दुनिया के तवील एंडीज माउंटेन रेंज पर ऊपर नीचे चलना भी काफी कठिन था। नाजरीन, चिली के नॉर्थ में ही उन्हें एटाकामा डेजर्ट से गुजरना पड़ा, जो इंतहाई खुश्क और खतरनाक इलाका था। यहाँ पानी की कमी और दिन को सख्त गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ी। इस मकसद के लिए उन्हें जरूरी सामान के साथ साथ बहुत ज्यादा पानी अपने साथ खींच कर ले जाना पड़ा था। कार्ल ने अपने साथ एक पुश कार्ट रखी थी जिसको हैंडल से थामा हुआ था और ये 2 पहियों पर मुश्तमिल थी। इस कार्ट में उन्होंने खाना, कपड़े और जरूरत का सामान रखा हुआ था। कार्ल का कहना था कि जब वो एटाकामा डेजर्ट से गुजर रहे थे तो सिर्फ उस वक्त रुकते जब उन्हें पानी मिलता। साउथ अमेरिका को पार करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन असल इम्तिहान तो डेरियन गैप था। नाजरीन, डेरियन गैप कोलंबिया और पनामा के दरमियान 320 किलोमीटर का एक जंगली रास्ता है। यहाँ घना जंगल, अजीब कीड़े मकोड़े, जहरीले सांप और खतरनाक गोरिल्ला गैंग्स मिलते हैं। कार्ल को इन सब खतरों से बचकर इस जंगल से निकलना था। पनामा का बॉर्डर क्रॉस करते हुए उन्हें वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 18 दिन तक जेल में रखा और फिर जब उन्हें रिहा किया गया तो कार्ल ने अपनी एक्सपेडिशन उसी जगह से दोबारा शुरू की जहाँ पर उन्हें रोका गया था। सेंट्रल अमेरिका का सफर भी आसान नहीं था। छोटे छोटे मुल्कों का सिलसिला और हर मुल्क में वीजा के मसाइल ने काफी वक्त ले लिया था। 2002 तक कार्ल ने सेंट्रल अमेरिका को क्रॉस कर लिया था और फिर वो यूएस में दाखिल हुए, जहां उन्हें ट्रैफिक भरे हाईवे से बचकर चलने के साथ साथ सोनारन डेजर्ट की तेज गर्मी से भी लड़ना पड़ा। 2005 में जब वो अलास्का पहुंचे तो हालत पूरी तरह बदल चुकी थी और अब गर्मी के बजाय उन्हें बर्फ, ठंड और मुश्किल टेरेन का सामना करना था। अलास्का के उन सुनसान और बिना रोड्स के इलाकों में चलने के लिए कार्ल ने डॉग स्लेज ट्रैक्स का इस्तेमाल किया। इससे बर्फीला रास्ता थोड़ा मजबूत हो जाता है, लेकिन कार्ल ने यहाँ पर भी डॉग्स का यूज नहीं किया क्योंकि इससे उनके इस मिशन का रूल ब्रेक हो जाता।
नाजरीन, अलास्का के बाद कार्ल बुशबी का सबसे खतरनाक सफर शुरू हुआ। नॉर्थ अमेरिका से साइबेरिया यानी रशिया तक पहुंचने के लिए उन्हें बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करना था। ये एक बर्फ से जमा हुआ समंदर है जो अमेरिका और रशिया को मिलाता है। अब मुश्किल ये थी कि यहाँ की बर्फ कभी एक जगह रुकती नहीं, बल्कि समुद्री लहरों से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े इधर उधर होते रहते हैं और इनके दरमियान गहरा समंदर है। कार्ल को कई बार एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक पहुंचने के लिए ठंडे पानी में तैरना पड़ा। ऊपर से आर्कटिक का शदीद ठंडा मौसम और हाइपोथर्मिया का खतरा उनकी जान पर बना हुआ था। बेरिंग स्ट्रेट का ये खौफनाक सफर कार्ल ने फ्रेंच एडवेंचरर डिमिट्री कीफर के साथ मिलकर तय किया। 240 किलोमीटर का ये रास्ता उन दोनों ने शदीद ठंड में 14 दिन बिना सोए पार किया था। इस मुश्किल तरीन रास्ते को पार करके आखिरकार जब वो रशिया पहुंचे तो वहां उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया गया। नाजरीन, कार्ल के पास रशिया का वैलिड वीजा तो था, लेकिन रशियन अथॉरिटीज का कहना था कि बेरिंग स्ट्रेट ऑफिशियल एंट्री पॉइंट नहीं है और नतीजा ये निकला कि कार्ल को डिपोर्ट करके यूके भेज दिया गया। ये उनके मिशन का दी एंड हो सकता था, लेकिन चूंकि कार्ल अब दुनिया भर में काफी मशहूर हो चुके थे, लिहाजा ब्रिटेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जॉन और रशियन बिजनेस टाइकून रोमन बीच में इन्वॉल्व हुए और उन्हें रशिया में दोबारा चलने की इजाजत दिला दी। मगर उनका सफर अब भी मुश्किलों से भरा हुआ था। उनको सिर्फ 90 डेज का वीजा मिलता और फिर उन्हें न्यू वीजा के लिए बार बार रशिया से बाहर जाना पड़ता। 2008 में उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे और वो 2 साल तक मेक्सिको में ही रुके रहे और फिर 2011 में जब फंडिंग्स मिली तो कार्ल ने दोबारा रशिया में कदम रखा। बर्फीली नदियों और टंड्रा के इलाकों में चलते हुए वो साइबेरिया के बीचों बीच पहुंच गए, जहां एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। नाजरीन, हर साल 3 महीने तक सफर और फिर 9 महीने वीजा का इंतजार, ये अब उनकी रूटीन बन चुकी थी। 2013 में उन्हें बड़ा धक्का लगा जब रशिया ने उन पर 5 साल का बैन लगा दिया, मगर वो हार मानने वाले नहीं थे। कार्ल ने अपना एहतजाज सबके सामने रखने के लिए एक न्यू आइडिया निकाला, जिसके तहत वो लॉस एंजलिस से वाशिंगटन डीसी पैदल गए और रशियन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट किया। जब मीडिया ने इस खबर को उछाला तो 2014 में रशियन अथॉरिटीज ने उन पर से बैन हटा दिया। कार्ल ने दोबारा रशिया में एंट्री ली और साइबेरिया के उसी पॉइंट तक पहुंचे जहां उनका सफर रुक गया था। वहां से उन्होंने मंगोलिया का रुख किया और गोबी डेजर्ट का 1130 किलोमीटर का फासला तय करते हुए चाइना, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से गुजरे। लेकिन फिर ईरान का वीजा ना मिलने की वजह से एक बार फिर उनका सफर रुक गया। उस वक्त पूरी दुनिया में पेंडेमिक चल रहा था और कार्ल तुर्कमेनिस्तान में ही अटक गए थे। जब वीजा नहीं मिला तो 2022 में कार्ल ने एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया और फैसला किया कि अगर मैं ईरान नहीं जा सकता तो कैस्पियन सी को तैर कर अजरबैजान जरूर जाऊंगा। इस मिशन के लिए उन्होंने एक छोटी कायक ली, अपने लिए नहीं बल्कि अपने सामान के लिए, और 31 दिन में 288 किलोमीटर का कैस्पियन सी तैर कर पार किया। वो रोज 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को स्विमिंग करते और रात को कायक पर ही सो जाते थे। समंदर की बुलंद लहरों ने उनके रास्ते में रुकावट डाली, लेकिन कार्ल लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो अजरबैजान पहुंचे और वहां से दोबारा अपना सफर पैदल स्टार्ट कर दिया। 2025 में कार्ल अजरबैजान से तुर्की में दाखिल हुए। अब वो इतने मशहूर हो चुके थे कि वो जिस भी इलाके से गुजरते तो वहाँ के लोग खुशी से उनकी दावत करते थे। BBC से बात करते हुए कार्ल ने कहा कि तुर्की के लोगों की मेहमान नवाजी वो कभी नहीं भूलेंगे। इस्तांबुल में उन्हें बॉस्फोरस स्ट्रेट क्रॉस करनी थी और उस ब्रिज पर सिर्फ गाड़ियां ही चल सकती थीं, लेकिन अथॉरिटीज ने उन्हें खास इजाजत दी कि वो उस पर पैदल चल सकते हैं। इस तरह कार्ल ने उस ब्रिज को क्रॉस करके ऑफिशियली यूरोप में अपना कदम रखा। उनका कहना था कि जब मैं अपने सफर पर निकला था तब यूके में टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर थे और इस दौरान 5 नए प्राइम मिनिस्टर्स गुजर चुके हैं और लगता है जब मैं अपने घर पहुंचूंगा तो यूके भी बिल्कुल न्यू हो चुका होगा। नाजरीन, 27 साल की मेहनत और स्ट्रगल के बाद कार्ल बुशबी के अब सिर्फ 3000 किलोमीटर ही बाकी हैं और उनका फाइनल रूट बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस से होता हुआ यूके तक जाता है। लेकिन अब भी एक बड़ा चैलेंज उनका इंतजार कर रहा है और वो है इंग्लिश चैनल, जो कि यूके और फ्रांस को आपस में जोड़ता है। इस चैनल टनल पर पैदल चलना मना है क्योंकि वहां से हाई स्पीड ट्रेन गुजरती हैं। इसके अलावा अंदर ऑक्सीजन की कमी और शदीद गर्मी होती है। लेकिन एक सर्विस टनल भी है जो इमरजेंसी के लिए बनाई गई है, लेकिन उस पर चलने के लिए कार्ल को खास परमिशन लेनी पड़ेगी। नाजरीन, उम्मीद है कि 2026 में कार्ल बुशबी अपने होम टाउन में अपनी एक्सपेडिशन का आखिरी कदम रखेंगे और तब तक वो 58,000 किलोमीटर चल चुके होंगे। कार्ल बुशबी का 27 साल का ये सफर साबित करता है कि अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। और आखिर में कार्ल का एक जुमला सुनते जाइए कि जिंदगी रुकती नहीं, सिर्फ अपना रास्ता बदलती है।
उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।